अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। कुरान एंड साइंस सीरीज के तहत हम कुरान एंड एम्ब्रियोलॉजी के सीरीज ऑफ वीडियोस प्रेजेंट कर रहे हैं। आज का थीम है थियरीज अबाउट ह्यूमन क्रिएशन, यानी ज़माने क़दीम से इंसानी तख्लीक के सिलसिले में जो थियरीज दिए गए हैं उनमें से कुछ वेल नोन थियरीज हम यहाँ इस वीडियो में प्रेजेंट करेंगे और साथ में कुरान और हदीस से कोरिलेट भी करेंगे। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद थियरीज अबाउट ह्यूमन क्रिएशन। इसमें हम बेसिकली 3 थियरीज कवर करेंगे। सबसे पहले थियरी ऑफ प्रीफॉर्मेशन और उसके बाद थियरी ऑफ एपिजेनेसिस। इसी का एडवांस्ड वर्जन है सेल थियरी, जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ जीन्स दिया गया है। थियरी ऑफ प्रीफॉर्मेशन फर्दर क्लासिफाई की गई है थियरी ऑफ स्पर्मिस और थियरी ऑफ ओविस में। आखिर में हम देखेंगे कुरान और हदीस ह्यूमन क्रिएशन पर क्या कहते हैं और फिर कंक्लूजन्स के साथ अपनी इस गुफ्तगू का इख्तिताम करेंगे। सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन देखें। ज़माने क़दीम से इंसान ये बात की कोशिश में है कि अपनी तख्लीक के सिलसिले में जो सीक्रेट्स हैं उनको समझे। कई साइंसदान गुजरे हैं जिन्होंने मुख्तलिफ थियरीज दिए हैं माजी में, और जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुआ 1938 में तो थोड़े से मिस्ट्रीज डिस्क्लोज हुए हैं, थोड़े से सीक्रेट्स इंसानों को उनकी अपनी तख्लीक के सिलसिले में समझ में आए हैं। 20वीं सेंचुरी में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से ह्यूमन क्रिएशन के बारे में कुछ हक़ाइक़ सामने आए हैं, जिसके सबब डार्विन्स थियरी की सिग्निफिकेंस खत्म हो गई। 17th और 18th सेंचुरी में प्रीफॉर्मेशन थियरी दी गई और फिर 20th सेंचुरी में माइक्रोस्कोप इन्वेंट होने के बाद साइंसदानों ने ये दावा किया कि उन्होंने ह्यूमन बींग्स का रेप्लिका स्पर्म हेड्स में देखा है। जो स्टडीज और ये जो ऑब्जर्वेशंस उन्होंने किए हैं, इनकी बुनियाद पर 2 थियरीज दिए गए हैं। एक का नाम है प्रीफॉर्मेशन थियरी और एक का नाम है एपिजेनेसिस थियरी। यहाँ देखें, थियरीज अबाउट ह्यूमन क्रिएशन बेसिकली 2 किस्म के हैं, प्रीफॉर्मेशन एंड एपिजेनेसिस। प्रीफॉर्मेशन भी मजीद 2 किस्म रखता है, एक है थियरी ऑफ स्पर्मिस और एक है थियरी ऑफ ओविस। जहाँ तक एपिजेनेसिस थियरी का सवाल है, थोड़े वक्त के बाद उसका एडवांस्ड कॉन्सेप्ट दिया गया है, एडवांस्ड वर्जन दिया गया है, जिसको हम सेल थियरी कहते हैं, जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ जीन्स भी दिया गया। थियरी ऑफ प्रीफॉर्मेशन देखते हैं यहाँ पर। जैसा नाम ही से मालूम होता है कि ये प्रीफॉर्मेशन है, यानी इंसान की तख्लीक एक ऐसे नुक्ते से होती है जो एक कंप्लीट इंसान अपने आप में रखता है। कंप्लीटली वो फॉर्म्ड रहता है पहले से और वक्त के साथ साथ वो फैलता है, इवॉल्व होता है। यहाँ देखें, द थियरी ऑफ प्रीफॉर्मेशन सेज दैट एन ऑर्गेनिज्म इज प्रीफॉर्म फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन, यानी ओरिजिनली खुद ही वो एक पॉइंट पर रहता है कंप्लीट इंसान की हैसियत से। द डेवलपमेंट इज सिंपली अनफोल्डिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ अ मिनिएचर बीइंग इनटू एन एडल्ट, यानी वक्त के साथ साथ वो कंप्लीट एडल्ट की शक्ल में अनफोल्ड होता है। यानी पहले ही दिन से एक छोटा नुक्ता होता है इंसान की शक्ल में। अगर वो इंसान बनना हो तो उसको ह्यूमन क्यूली कहते हैं। इस तरह से अगर वो जानवर का हो तो उसको एनिमल क्यूली कहते हैं। वक्त के साथ साथ ये फैलता है और कंप्लीट इंसान या जानवर की शक्ल लेता है। The theory of preformation is further classified as theory of spermis and theory of ovis। यहाँ देखते हैं the theory of spermis। ये थियरी का कॉन्सेप्ट सबसे पहले देने वाला है पैथागोरस। It says fathers contribute the crucial characteristics of their offspring while mothers contribute only a material substrate। इस थियरी के मुताबिक fathers are responsible for having complete man in their sperm. Mothers simply provide a material substrate. In 1695, Leeuwenhoek and Nicolas believed that a miniaturized organism was present in the head of the sperm, as shown in the figure. This miniature was called humunculus in man and animalculae in other animals. This theory was prevailing till the mid of the 17th century. यानी ये थियरी जिसके तहत एक स्पर्म में कंप्लीट इंसान होता है और मदर का कंट्रीब्यूशन सिर्फ मटेरियल सबस्ट्रेट प्रोवाइड करना होता है, और ये वक्त के साथ साथ कंप्लीट इंसान की शक्ल ले लेता है। ये कॉन्सेप्ट, ये थियरी ऑफ स्पर्मिस कहलाती है और ये मिडिल ऑफ 17th सेंचुरी तक कंटिन्यू होती रही। इससे मिलती जुलती एक थियरी है थियरी ऑफ ओविस। साइंटिस्ट हु बिलीव दैट अ माइन्यूट ऑर्गेनिज्म वाज प्रेजेंट इन द एग वर कॉल्ड ओविस। थियरी ऑफ ओविस के तहत एग के अंदर कंप्लीट इंसान होता है, कंप्लीट मिनिएचराइज्ड इंसान रहता है, माइन्यूट शक्ल में रहता है और वो वक्त के साथ साथ बड़ा होता जाता है। In 1651, William, the father of Ovis, said that all the organisms are born out of an ovum। यानी वो साइंसदान जिसको फादर ऑफ ओविस कहते हैं, यानी ओविस की थियरी देने वाले, उसने कहा कि जितने भी इंसान हैं वो ओवम से ही शक्ल लेते हैं, यानी ओवम से ही पैदा होते हैं, ओवम से ही बॉर्न आउट होते हैं।
In other words, the entire future development of an animal is centered in the egg, and that sperm merely induces a vapor which enters the womb and affects fertilization. This theory was supported by many more scientists. इस थियोरी के तहत यहाँ पर स्पर्म की हैसियत सिर्फ एक वेपर प्रोवाइड करना होता है, उसके अलावा कुछ नहीं। Concept of epigenesis, यानी theory of epigenesis. According to the theory of epigenesis, an organism is not fully formed at the commencement of embryonic development. It forms gradually from an egg or seed, changing shape and acquiring its adult parts over time. इस theory के तहत इंसान या जानवर कोई मिनिएचर शक्ल में नहीं होता, बल्कि उनकी शुरुआत गैमेट फॉर्मेशन से होती है। गैमेट फॉर्मेशन और उसके बाद एग और स्पर्म फ्यूजन से जो जाइगोट बनता है वो वक्त के साथ साथ जिस्म के मुख्तलिफ ऑर्गन्स की शक्ल लेता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीट इंसान की शक्ल वो ले लेता है। इसी के थोड़ा वक्त के बाद सेल थियरी दी गई है, जो कि कॉन्सेप्ट ऑफ जीन्स भी हमको प्रोवाइड करती है। सेल थियरी देने वाला मेंडल है। मेंडल जिसका ड्यूरेशन था 1822 टू 1844, यानी कि 19th सेंचुरी का ये साइंसदान है। मेंडल ने कॉन्सेप्ट ऑफ रिफॉर्मेशन को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया और जीन्स का कॉन्सेप्ट दिया। He worked on plants and proved that the genes exist in both the male and female gametes. Genes are found to be responsible for the hereditary characteristics of a newborn. मेंडल के तहत मेल और फीमेल गैमेट्स में जीन्स होते हैं और ये जीन्स के जरिए से ही हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स न्यूबॉर्न बेबी में ट्रांसफर होते हैं। यहाँ पर मिसाल के तौर पर उसने प्लांट्स पर काम किया। एक फ्लावर है पर्पल और एक है व्हाइट, इन दोनों को हाइब्रिड किया गया तो फर्स्ट जनरेशन में पर्पल फ्लावर हासिल हुआ। जब पर्पल फ्लावर को पर्पल फ्लावर से हाइब्रिड किया गया तो नेक्स्ट जनरेशन में 3 पर्पल फ्लावर्स और एक व्हाइट फ्लावर हासिल हुआ, यानी कि फर्स्ट जनरेशन हाइब्रिड फ्लावर्स में व्हाइट कलर हिडन रहा, लेकिन जब पर्पल को पर्पल से हाइब्रिड किया गया तो फिर वो व्हाइट कलर जो हिडन था वो जाहिर हो गया, यानी व्हाइट फ्लावर भी प्रोड्यूस हुआ सेकेंड जनरेशन में। इस एक्सपेरिमेंट से मेंडल ने साबित किया कि हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों मेल और फीमेल गैमेट से फॉरवर्ड होते हैं, पास ऑन होते हैं। मेंडल और दूसरे साइंसदानों ने 19th और 20th सेंचुरी में क्रोमोसोम्स और जीन्स की जो तफसील बताई है उनको इस तरह से समराइज किया जा रहा है। यहाँ पर देयर आर जीन्स मौजूद होते हैं। जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स, जीन्स क्रोमोसोम्स में होते हैं। क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन न्यूक्लियस ऑफ अ सेल, क्रोमोसोम्स सेल के सेंटर में होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। जीन्स ऑन क्रोमोसोम्स आर द यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस, जीन से ही कैरेक्टरिस्टिक्स को इनहेरिट किया जाता है। दे आर कंप्राइज्ड ऑफ डीएनए, जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनकोडिंग प्रोटीन्स, जीन्स डीएनए के बने हुए होते हैं और जीन्स ही जिम्मेदार हैं प्रोटीन्स फॉर्म करने के। प्रोटीन्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, यानी इंसान के जिस्म के मुख्तलिफ ऑर्गन्स बनाने का काम यही प्रोटीन्स करते हैं। यहाँ पर देखें तफसील, एक सेल है, इसके न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स को अगर हम अनवाइंड करना शुरू करें तो डीएनए नजर आएगा। डीएनए का एक हिस्सा एक पर्टिकुलर पैटर्न जीन कहलाता है। इस तरह के जीन्स होते हैं क्रोमोसोम्स में और ये जीन्स प्रोटीन्स फॉर्म करते हैं और प्रोटीन्स इन टर्न जिस्म के बॉडी पार्ट्स यानी ऑर्गन्स फॉर्म करते हैं। इस सिलसिले में एक हदीस देखते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अबू हुरैरा narrated that a man from Fazara tribe came to the Prophet and said, O Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, my wife gave birth to a black boy. So the Prophet said, do you have any camels? He said, yes. He said, then what are their colors? He said, red. He said, is there a grey among them? He said, yes, there is a grey one among them. He said, from where does that come? He said, perhaps it is hereditary. He said, then is the same way. Perhaps it is his heredity. यानी कि एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया फजारा कबीले का और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायतन कहने लगा कि मेरी बीवी ने एक काले बच्चे को जन्म दिया, यानी वो गोरा था, बीवी गोरी थी लेकिन बच्चा काला था। दूसरे अल्फाज में वो बीवी पर शक कर रहा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या तुम्हारे पास ऊंट है? उन्होंने कहा हाँ। उनके क्या रंग है? कहने लगा लाल रंग के। क्या उनमें कोई ग्रे कलर का भी है? उसने कहा हाँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये ग्रे कलर का ऊंट कहाँ से आया? तो उसने जवाब दिया कि ये मुमकिन है कि हेरिडिटरी हो, यानी इसके बड़े लोगों में उसके आबा व अजदाद में कोई ग्रे कलर का होगा। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसी तरह मुमकिन है कि इस बच्चे के आबा व अजदाद में भी कोई काला रहा होगा, यानी ये बच्चे का रंग भी हेरिडिटरी है। समराइज करते हैं हम थियरीज फ्रॉम 17th सेंचुरी टू 21st सेंचुरी। 17th सेंचुरी में ओविस्ट एंड स्पर्मिस्ट की थियरी नोन थी। 18th सेंचुरी में आर्ग्यूमेंट बिटवीन द प्रीफॉर्मेशनिस्ट्स एंड एपिजेनेसिस्ट्स वर कंटिन्यूड।
यानी वो लोग जो ओविस थे और स्पर्मिस थे, इन दोनों के बीच और एपिजेनिस जो थे, इनके बीच आर्ग्यूमेंट्स होते रहे। 19th सेंचुरी में सेल थियरी दी गई जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ जीन्स था और इस थियरी से प्री फॉर्मेशन थियरी को डिस्कार्ड कर दिया गया और फिर 21st सेंचुरी में सेल थियरी के मजीद अपडेट्स दिए गए। देखते हैं साइंस इन 19th सेंचुरी का कंपैरिजन विद इस्लाम इन 7th सेंचुरी। 1840 में मार्टिन बैरी वो पहला साइंसदान था जिसने ये एक्सप्रेस किया ये बिलीफ के स्पर्मेटाजून एंटर्स इनटू द एग इन द इनिशियल स्टेज ऑफ ह्यूमन क्रिएशन, यानी स्पर्म एग में एंटर होता है। ये पहला स्टेज है इंसान की तख्लीक का। ग्रेजुअली ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी फॉर्म स्टेज बाय स्टेज इन सेवरल स्टेजेस। आहिस्ता आहिस्ता इंसान के जिस्म के आज़ा बनने लगते हैं स्टेज बाय स्टेज। दिस इज क्लियरली स्पेसिफाइड बाय द डिवाइन रिविलेशन एज मा लकुम ला तर्जूना लिल्लाहि वक़ारा वक़द खलक़कुम अतवारा, यानी अल्लाह ताला ने इस बात को कुरान में बहुत पहले बयान फरमा दिया। तुमको क्या हुआ कि तुम खुदा की अजमत का एतिकाद नहीं रखते, हालांकि उसने तुमको तरह तरह की हालतों का पैदा किया है। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने इंसान को स्टेज बाय स्टेज पैदा किया है, तख्लीक किया है। द कुरान क्लियरली एंड रिपीटेडली स्पीक्स ऑफ द इन्वॉल्वमेंट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बोथ द मेल एंड फीमेल सीमेन इन द फॉर्मेशन ऑफ अ ह्यूमन। कुरान में साफ अल्फाज में कहा गया है कि इंसान की तख्लीक मेल और फीमेल गैमेट से होती है। For instance, Almighty God says, "Inna khalaqnal insana min nutfatin amshaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira." बेशक हमने इंसान को एक मुरक्कब बूंद से पैदा किया, हम उसकी आजमाइश करना चाहते थे, बस हमने उसे सुनने वाला, देखने वाला बना दिया। अरबी में नुतफतिन अमशाज कहा गया है, यानी अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीमेन। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एलॉबरेटेड दिस सिनेरियो इन मोर क्लियर टर्म्स, यानी कुरान की इस बात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद एलॉबरेट किया है अपने अल्फाज में। अ ज्यू पास बाय द प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्हाइल ही वाज एड्रेसिंग हिज कंपेनियंस। एक यहूदी का गुजर हुआ जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबा से मुखातिब थे। सम पीपल फ्रॉम कुरैश ट्राइब सेड, ओ ज्यू, दिस मैन प्रोक्लेम्स दैट ही इज अ प्रॉफिट। चंद लोगों ने जिनका ताल्लुक कुरैश कबीले से था, उन्होंने इस यहूदी से कहा कि ए यहूदी, ये शख्स ये दावा करता है कि वो पैगंबर है। द ज्यू सेड, आई विल आस्क हिम ऑफ समथिंग नो वन नोज एक्सेप्ट अ प्रॉफिट। उस यहूदी ने कहा, दरअसल वो एक आलिम था, उसने कहा कि मैं इस शख्स से एक ऐसा सवाल करूंगा जिसका जवाब सिर्फ पैगंबर ही जानता है। He asked the Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओ मोहम्मद, what is man created from? कि इंसान किस चीज से तख्लीक किया गया है। The Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, O Jew, man is created from both the man's fluid nutfa and the women's fluid nutfa. The Jew said, this is said by those prophets before you. यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ अल्फाज में जब ये बताए कि इंसान की तख्लीक के लिए मेल एंड फीमेल गैमेट्स दोनों जिम्मेदार हैं, तब उस यहूदी ने कहा कि बेशक पिछले पैगंबरों ने भी यही कहा। कंक्लूजन्स देखते हैं इस वीडियो के। इंसान को काफी वक्त लग गया हक को समझने के लिए। स्टोन एज से लेकर आज के एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर तक इंसान रियलिटी को समझने में काफी जद्दोजहद करता रहा। आखिरकार इंसान लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मदद से और एक्सटेंसिव स्टडीज और एक्सपेरिमेंटेशन की मदद से हक तक पहुंचने में बहुत कुछ हद तक कामयाब हो गया। Hence the Quran stated 1436 years back that وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ, और तुम कुछ मुद्दत के बाद उसका हाल जरूर जान लोगे। यानी कुरान में जो सच्चाई है उसकी सच्चाई को जान लेंगे इंसान बहुत ही थोड़े वक्त के बाद। ये कुरान का प्रेडिक्शन है, कुरान की पेशन गोई है जो इस दौर में साबित हो रही है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।